हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जैसा कि हमने बात की थी, जल्दी ही हम लोग उत्तराखंड वन दरोगा पेपर के लिए 9th-10th NCERT को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आज पहली वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो देखिए, NCERT जो बुक्स हैं 9th-10th की, इसमें आपका साइंस के जो सेक्शन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये सेपरेट नहीं होते। ये पूरे आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। और मैं आगे से प्रयास करूंगा कि जो आपकी लेटेस्ट NCERT है 2022-23 का एडिशन, उसी NCERT को हूबहू हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आज की जो वीडियो है, इसमें मैंने थोड़ा सा NCERT से मेन जो फैक्ट हैं और जो इमेजेस हैं, उन्हें उठा के सीक्वेंस वाइज अरेंज करने की कोशिश की है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने ऐड किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं। बट आगे से हम लोग पूरी NCERT बुक को ज्यों का त्यों कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं NCERT बुक से ही आपको सीधे सीधे पढ़ा दूंगा, और आप लोग चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं, चाहें तो वीडियोज़ को सुन सकते हैं, जिससे कि आपको मेन जो फैक्ट है वो याद रह जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम लोग सेल जो है, यानी कि कोशिका जो होती है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके वन दरोगा एग्जाम में बन सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो UKSSC है, वो आयोग फिर से उठ खड़ा हुआ है, और उसने जो है आपका अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपके जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जैसे आपका एक वन दरोगा वाला एग्जाम है, दूसरा आपका वीडियो VPDO वाला, और सबसे पहले जो एग्जाम होना है वो आपका सचिवालय रक्षक का। इन तीनों एग्जाम्स की जो डेट है, एग्जाम डेट, वो रिलीज कर दी है, ठीक है। तो इसी के आधार पर अभी हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, और प्रयास करेंगे कि आपका बायोलॉजी सबसे पहले, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, और फिर ऐसे फिजिक्स भी हम लोग यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपका चैप्टर है वो है जीवन की मौलिक इकाई। यानी कि आपका जो जीवन है, किसी भी जीव जंतु को आप लोग उठा लें, उनका जो जीवन है, उस जीवन की जो मौलिक इकाई है, उसी को कहा जाता है कोशिका। और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डायग्राम डाला हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कोशिका की संरचना, यानी कोशिका कैसी होती है, ठीक है। अब ये चित्र जो है, हर किसी स्टूडेंट ने, भले ही वो आपका आर्ट बैकग्राउंड से हो, भले ही साइंस बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सभी लोगों ने 10th तक साइंस पढ़ी होती है, और इसीलिए ये पेपर भी जो है आपका सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेल का डायग्राम दिया हुआ है, जो कि अपने आप में है प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका। तो देखिए, पादपों में क्या होता है, जो कोशिका होती है, इसमें आपके कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। जैसा आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये दिखाई दे रहा है, जो कि आपका केंद्रक है। इसके बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है आपका रिक्तिका, वैक्यूल ये कहलाती है, जिसमें कि इनका फूड मटेरियल संचित रहता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य यहाँ पे ऑर्गेनेल होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको केवल एक समझाने के लिए है कि एक इमेज दिमाग में बनी रहे, कोशिका इस प्रकार की होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटी छोटी जो संरचना है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ठीक है। इसी प्रकार सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जो ये वाली परत है, हरे कलर की जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो परत है, ये कहलाती है आपकी कोशिका भित्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके बाद अंदर की जो परत है, इन 3 लाइनों में अगर आप देखें, सबसे अंदर की जो लाइन है, इसको कहा जाता है आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ऐसे ये आपका केंद्रक है, और इसके बाहर की केंद्रक झिल्ली कहलाएगी। ये आपका गोल्जी उपकरण है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं। ऐसे सिक्के जब आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो कुछ ऐसी प्रकार की संरचना बनती है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो संरचनाएं हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे ऐसे करके, तो ये होता है आपका हरित लवक, ठीक है। इस प्रकार की संरचना यहाँ बनी होती है। इसी में जो पौधे होते हैं अपना भोजन बना पाते हैं, इसीलिए इसे पौधों की रसोई घर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम पूरी कोशिका को इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे, और उसके कोशिका अंग भी आगे दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो देखें, सबसे पहले हम कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला देखिए, कोशिका जो है प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब यहाँ पे मैं प्रयास करूँगा आपको कि हर एक टर्म जो है समझाया जाए, जिससे कि आप लोगों की एक समझ विकसित हो जाए, और आप जो है लंबे समय तक उसे याद रख सकें, ठीक है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इंग्लिश में कहें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक क्रियात्मक क्यों कहते हैं? देखिए, संरचना कहने का मतलब है आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका जो आप शेप है, साइज है, यानी कि आकार, जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो कोई भी जीव है, भले वो कोई पादप है, कोई जंतु है, या फिर कोई सूक्ष्म जीव है, कोई भी जीव कोशिका से ही बनता है। उसका जो पूरा का पूरा शरीर है, वो कोशिकाओं से निर्मित है। इसीलिए हम कोशिका को संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। जबकि क्रियात्मक इकाई की बात करें, तो क्रियात्मक कहने का अर्थ हुआ कोई भी जीव, चाहे
जो भी क्रिया कर रहा है, ठीक है, चलना फिरना, उठना बैठना, हंसना गाना रोना, खाना खाना, खाना पचाना, ठीक है, ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं ये सेल लेवल पे ही होती हैं, कोशिका के स्तर से। अर्थात आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? कोशिका से, क्योंकि कोशिका में ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि भोजन को पचाते हैं और उसे ऊर्जा में बदल देते हैं, ताकि आप लोग सारे के सारे कार्य कर सकें, ठीक है। इवन आप लोग अभी सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी क्या है? एक कार्य है, उसके लिए भी ऊर्जा खर्च होती है, ठीक। तो हर कार्य के लिए कोशिका जिम्मेदार है, इसलिए उसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और प्रत्येक जीव का जो शरीर है, वो उसका जो संरचना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो कोशिका के कारण ही वैसा है, कोशिका के कारण ही बना हुआ है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक बिल्डिंग है, कोई मकान, जहाँ पे जिस कमरे के अंदर अभी आप लोग बैठ के वीडियो सुन रहे हैं, उस कमरे को देखिए, उसकी 4 दीवारें हैं, ठीक है। तो कमरा बना हुआ है 4 दीवारों से। उस दीवार को भी आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेंगी ईंट छोटी सी, जिससे कि पूरा कमरा बना है। तो ऐसी हजारों लाखों ईंटें लगी हुई हैं जिनसे पूरा मकान बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो पूरा मकान है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे कमरे हैं, फिर उस कमरे के अंदर बहुत सारी दीवारें हैं, उन दीवारों के अंदर आप देखते हैं तो बहुत सारी ईंटें हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट हुई, सबसे छोटी, वो होगी आपकी ईंट। यानी कि जब तक आपके पास ईंट नहीं है तब तक पूरा मकान नहीं बन सकता। और ईंट आपकी ऐसी चीज़ है, ऐसी सबसे छोटी इकाई है जिससे आप पूरा मकान बना सकते हैं। तो उस ईंट को हम कहेंगे पूरे मकान की इकाई। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, उस जीव का जो शरीर है वो ऐसी छोटी छोटी, जैसी ईंटों से मकान बना है, ऐसी छोटी छोटी संरचनाओं से बना हुआ है। तो उन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है आपका इकाई। इसीलिए कोशिका को जीवन की इकाई या फिर प्रत्येक जीव के शरीर की इकाई कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। एग्जाम में सीधे जो हिंदी में आएगा वो भी आपका साइटोलॉजी ही लिखा होगा, क्योंकि कोशिका विज्ञान तो सरल टर्म है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो साइटोलॉजी लिखा होगा, इसलिए इसे याद रखें, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनके लिए अच्छा है, जिनने नहीं पढ़ी है या हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। तो एक एक चीज़ को समझें। अब देखिए, कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले भी, आगे भी बन सकते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कॉर्क में कोशिकाओं को देखा था, ठीक है। यानी कि जो कॉर्क होती है, पेड़ की बाहर की छाल, ठीक है, उसमें आपका कोशिका को खोज के उस सेल को नाम दिया कोशिका, ठीक है। तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसमें देखा? कॉर्क झिल्ली में, जो कि अपने आप में निर्जीव प्रकोष्ठ थे। कुछ इस तरीके के ऐसे कोष्ठक बने हुए थे, निर्जीव थे, ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं था। तो इनको इनने कहा सेल। सेल कहने का मतलब, सेल जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है कोष्ठ, यानी कि कमरा। सेल मतलब खाली कमरा। तो ये खाली कोष्ठ इनने देखे थे, इसलिए इन्हें सेल कहा। बाद में पता चला कि इन्हीं सेलों से मिलकर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, इसलिए इन्हें कह दिया गया आपका कोशिका, यानी कि जीवन की इकाई, ठीक है। इसका प्रकाशन, जब इनने कोशिका की खोज की तो इस खोज को प्रकाशित किया अपनी एक पुस्तक में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। या फिर माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट हुक की। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखें इनकी जो खोज है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हूबहू मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है, उसमें ज़्यादा मैंने करेक्शन नहीं किया है, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर। देखिए, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, कुछ इस तरीके के खाली बॉक्स, ठीक है, छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। तो मधुमक्खी के छत्ते आप लोगों ने देखा होगा, शहद निकाला होगा बहुत से लोगों ने, तो उनको पता होगा कि इस प्रकार की संरचना होती है, बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, उसके अंदर शहद भरा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकोष्ठ देखे, जिन्हें उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को सेल नाम दिया, यानी कि कोशिका का। सेल यानी कि कोशिका जो है एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा और खाली कमरा, छोटा या फिर खाली कमरा आप लोग कह सकते हैं, तो उसी को सेल कहा जाता है। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जेल जो होती है, जहाँ कैदी को रखा जाता है, उसे भी सेल कहा जाता है। सेल का मतलब खाली कमरा होता है, ठीक है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं, जिनके लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया गया, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, अभी मैंने ऊपर लिखा है निर्जीव प्रकोष्ठ। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वो आपकी निर्जीव कोशिकाएं थी, यानी कि उनमें जीवन नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सजीव कोशिकाओं की खोज किसने की, यानी कि जीवित जीव में कोशिका किसने देखी। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे, जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम की थी आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, इसको नाम याद रखना आप लोग।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो सबसे पहले कोशिकाएं खोजी थी ये आपकी 1674 ईस्वी में खोजी गई, और इन्होंने खुद ही एक सूक्ष्मदर्शी निर्मित किया, क्योंकि इससे पहले रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी वो आपका एक सूक्ष्मदर्शी से देखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा उन्नत सूक्ष्मदर्शी नहीं था, बहुत ही प्राथमिक टाइप का, प्रारंभिक टाइप का सूक्ष्मदर्शी था, उससे देखी थी, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं दिखाई दिया। तो इन्होंने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी की पहले खोज की, उसको डेवलप किया, उसके बाद उसी से इनने तालाब के पानी में या तालाब के जल में जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि की कोशिकाओं को देखा, जो कि अपने आप में जीवित कोशिकाएं थी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को श्रेय जाता है जीवित कोशिकाओं की खोज करने की, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ध्यान में रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की, तब आप ध्यान देंगे किसने की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। तो जीवाणु की खोज का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है और जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। जबकि जीवाणु से संबंधित एक और चीज आप लोगों ने सुनी होगी, वायरस, ठीक है। जीवाणु के साथ आप जीवाणु, विषाणु दोनों चीजें सुनते हैं ना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया और विषाणु यानी कि वायरस। तो वायरस की खोज किसने की अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे इवानोवस्की, ठीक है, इवानोवस्की। तो इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस खोजा था, जबकि ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु खोजे हैं। आगे देखिए, कोशिका में केंद्रक की खोज। अब इसके साथ कन्फ्यूजन होता है और इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जबकि हम इसे आगे पढ़ेंगे केंद्रक को डिटेल में, बट यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जबकि केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्रक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा कुछ इस तरीके का था और उसमें बीच में एक स्ट्रक्चर था ऐसा गोलाकार, ये आपका केंद्रक है। केंद्रक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेल में जितने भी आपके अंग होते हैं या फिर जितनी भी क्रियाएं उन अंगों के द्वारा की जा रही हैं उन सब का नियंत्रण या कंट्रोल केंद्रक के द्वारा होता है। जिस प्रकार आपके शरीर की प्रत्येक क्रिया का कंट्रोल जो है आपके मस्तिष्क के द्वारा होता है, चाहे आप लोगों को सोचना भी है ना, या फिर आप लोगों को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, कोई भी चीज़ है आप लोग सुन रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी दिमाग के द्वारा होती हैं, मस्तिष्क के द्वारा। तो इसी प्रकार कोशिका के सारे कार्य इसके न्यूक्लियस के द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस या केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की है, 1831 में। ये एनसीईआरटी के डेट्स हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखें, यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी हमने देखा 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने कर दी। अब आपका 1831 में केंद्रक की भी खोज होगी कोशिका के अंदर। कारण क्या रहा, जितना हमारे पास सूक्ष्मदर्शी या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी उन्नत होती जाएगी, उतना डिटेल में हम किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो पहले बहुत ही सामान्य सूक्ष्मदर्शी होंगे, इसलिए उनसे केवल संरचना दिखाई देती होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर गए तो उन्हें और चीज़ें दिखाई देने लगी, ठीक है, जैसे केंद्रक है, कोशिका द्रव्य आदि चीज़ें। आगे चलते हैं, देखिए कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ है जो जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि जीव द्रव्य नाम सबसे पहले किसने दिया था उस पदार्थ को। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो कोशिका है वो इस प्रकार की एक संरचना है, ठीक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब देखा तो खाली प्रकोष्ठ था, वो एक्चुअल में खाली होगा नहीं, उसके अंदर भी संरचनाएं होंगी, लेकिन उनके पास सूक्ष्मदर्शी नहीं था जो अंदर तक देख सके। उसके बाद जब ल्यूवेनहॉक ने देखा तो उनने पाया कि इसके अंदर भी कुछ मटेरियल्स भी हैं, उनको उनने नाम नहीं दिया, पहचान नहीं पाए। उसके बाद केंद्रक की खोज हुई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में, तो उनने देखा कि इसके अंदर एक क्या है, केंद्रक है छोटा सा, जो कि बहुत सारे चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, तो इसे इनने केंद्रक कहा। इसके बाद देखा गया कि सिर्फ केंद्रक ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी और संरचनाएं भी हैं छोटी छोटी जो इसमें पाई जाती हैं, और वो सारी की सारी इसके अंदर भरे हुए एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ में तैर रही हैं। उसी लिक्विड या तरल पदार्थ को नाम दिया गया आपका क्या, जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य को नाम किसने दिया है, 1839 ईस्वी में J.E. पुरकिंजे ने, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इस नाम को आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो इसे ध्यान रखना। जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम किसने दिया, जीव द्रव्य कहने का मतलब आपका है यहाँ पे प्लाज्मा, ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं कि सेल मटेरियल, ठीक। तो सेल मटेरियल जो है, जो इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड पदार्थ है, उसी को कहा जाता है आपका जीव द्रव्य। अलग अलग नाम इनके लिए मिलते हैं, बायोप्लाज्म भी कहते हैं, सिंपली आप प्लाज्मा कह सकते हैं, ठीक है, या बायोप्लाज्म कह सकते हैं, या बायोप्लास्ट कह सकते हैं। अब ऐसा है कि जो आपकी वनस्पति विज्ञान है, यानी कि पेड़ पौधों का जहाँ अध्ययन किया जाता है, वहाँ आपका बायोप्लास्ट नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग ध्यान रखें जीव द्रव्य या सेल प्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी आप लोग इसे कहेंगे। तो देखिए आगे देखें, लूवी और सिकेविड्स, दो साइंटिस्ट और आए, लूवी और सिकेविड्स, इन्होंने
कोशिका की एक परिभाषा दी है जो हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा, पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की एक ऐसी इकाई जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है, उसी को सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें परिभाषा दी थी, इसे आप लोग ऐसे ही याद रख लें अगर याद हो सकती है तो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई सिद्धांत है जिसे याद करना है, ऐसा नहीं है, केवल एक सेल की परिभाषा है, पूछ सकता है किसने दी थी, तो लुबी और सिकेविड्स ने। ठीक है, आगे देखें, सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इसलिए इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, ए के शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इट मीन्स फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, ए के शर्मा। ऐसे ही आपका फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कोशिका से रिलेटेड जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में बन चुके हैं। तो देखिए, सामान्यतः कोशिका का जो आकार होता है वो 0.5 म्यू से 20.0 म्यू एम तक होता है। म्यू एम कहने का मतलब कुछ इस तरीके का सिंबल पढ़ा होगा आप लोगों ने, म्यू। ठीक है, म्यू कहने का मतलब होता है आपका माइक्रोन। ठीक, और एक माइक्रोन इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 0.5 से 20 माइक्रोन की एक कोशिका होती है, लेकिन कोशिका का आकार सदैव एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग जीवों में इनके आकार चेंज होता है, इनके कार्य चेंज होते हैं। तो इसके आधार पर देख लेते हैं कि सबसे बड़ी जो जंतु कोशिका है विश्व की वो कौन सी है। पूरे अर्थ में अभी तक खोजी गई सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, जो कि अपने आप में एक सेल है, एक कोशिका है, और इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये आपकी लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर की होती है। तो ये है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। ऐसे सबसे लंबी जंतु कोशिका की बात करें, ये तो सबसे बड़ी, लेकिन सबसे लंबी की बात करें तो आपकी है न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। क्या होती है आगे हम देखेंगे। ठीक है, नीचे मैंने इसका डायग्राम भी डाला हुआ है, तो वहीं पे हम लोग देख लेंगे न्यूरॉन क्या होता है। तंत्रिका कोशिका हर किसी ने पढ़ी हुई है। ठीक है, और ध्यान दें कि ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, आपका जो हार्मोनल कंट्रोल है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि चाहे आपकी जो कोई भी फीलिंग्स कंट्रोल हो रही हैं, या फिर आप में जो इम्पल्स जनरेट होती हैं आपकी बॉडी में, वो जो कंट्रोल हो रही हैं, वो सारा का सारा न्यूरॉन की वजह से होता है। ठीक, और आपको अभी मैंने बताया कि मस्तिष्क आपके शरीर की क्रियाविधि को कंट्रोल करता है, तो मस्तिष्क भी बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल जो है ये सबसे लंबी जंतु कोशिका होती है। जबकि अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल द्वारा पहले पूछा जा चुका है। सबसे छोटी कोशिका है आपकी माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी कहा जाता है। तो PPLO कहने का मतलब होता है आपका प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, और जो कि अपने आप में सबसे छोटी कोशिका होती है। अब बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, यानी कि सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? देखिए, सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक HJ ड्यूट्रोसेट ने, या जब आप लोग इसे इंग्लिश में नेम देखेंगे तो ड्यूट्रोचेट लिखा हुआ टाइप का आता है। ठीक है, तो ड्यूट्रोसेट या ड्यूट्रोचेट जो भी आप लोग कहें। तो सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक HJ ड्यूट्रोसेट ने 1824 में बताया कि सभी प्राणी और पौधों के शरीर कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इन्होंने ये बात रिवील कर दी कि भले ही कोई जीव हो या फिर कोई पादप हो, सभी का शरीर कोशिका से बना है। तो अचानक से खलबली सी मच गई, हलचल मच गई कि भैया वाकई ऐसा है। तो इसको पुष्ट करने के लिए 2 वैज्ञानिक आए, यानी कि इनने जो कथन कहा, इनने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए, जिन्हें कहा था आपका M स्लीडन और T स्वान। तो स्लीडन और स्वान ने मिलकर इस तथ्य को पुष्ट किया, इसीलिए ये कहा जाता है सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूट्रोसेट के कथन के आधार पर सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लीडन और स्वान ने 1839 में। ठीक है, यानी कि 1839 में। तो 1838 में इनने खोज शुरू की M स्लीडन ने, और 1839 में इनसे आकर जो है T स्वान, तो दोनों ने ही मिलकर फिर सेल थ्योरी दी। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आप लोग इन्हीं दोनों का नाम लेंगे, स्लीडन और स्वान। ठीक है, आगे देखें, स्लीडन तथा स्वान द्वारा प्रतिपादित जो कोशिका सिद्धांत है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या उनने कहा। तो इन्होंने बताया, पहला फैक्ट देखें कि सभी पौधे तथा सभी जंतु जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी कि कोई भी पादप हो, कोई भी जंतु हो, ये किससे बना होगा? कोशिकाओं से ही बना होगा। इसलिए कोशिका को किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई
कहा जाता है, ठीक है। तो वही मौलिक इकाई है। अगला देखें, कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है, इसके बिना जीवन संभव नहीं। नेक्स्ट देखें, उच्च प्रकार के जीवधारी, कहने का मतलब है कुछ जीवधारी ऐसे हैं ना जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, जैसे चींटी है। क्या आपने सोचा है कि चींटी से छोटा भी कोई जीव हो सकता है? क्या आप लोगों ने सोचा है कि कोई ऐसे जीव भी हो सकते हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते? बिल्कुल ऐसे जीव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे आसपास लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जीव मौजूद हैं और उन जीवों को हम नहीं देख सकते, बट वो एग्जिस्ट करते हैं और हमें प्रभावित भी करते हैं। जैसे कोई वायरस है, आपके आसपास जो हवा है उसमें हजारों लाखों वायरस मौजूद हैं। कोई आपके शरीर के अंदर घुस गया और आप लोगों को जुकाम हो गया, ठीक है। कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस गया और आपको कोई रोग हो जाता है। तो हमारे आसपास बहुत सारे जीव ऐसे मौजूद हैं। तो इन्होंने बताया कि वो जो जीव हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है, या सूक्ष्म जीव। लेकिन जो जीव पूरी तरीके से विकसित हैं, बड़े हैं, उन्हें हम उच्च प्रकार के जीवधारी कहते हैं, जैसे कि पौधे हैं, पेड़ हैं, या फिर मनुष्य है, या फिर अन्य जंतु हैं। तो सभी उच्च प्रकार के जीवधारियों में प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ये इन्होंने बताया था सेल थ्योरी में। इसके अलावा अन्य भी फैक्ट थे कि जैसे जो आपका नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, या फिर आपका जो कोशिकाएं होती हैं वो विशेष कार्यों के लिए आपका बनी होती हैं, कुछ विशेष कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अन्य फैक्ट भी थे, मेनली आप लोग इतने देखें। आगे हम बात कर लेते हैं सन 1855 में। इसके बाद क्या हुआ, रुडोल्फ विर्को नामक एक वैज्ञानिक आए। कहीं पे रुडोल्फ विर्चो लिखा होगा, कहीं पे विर्चोव लिखा होगा, ठीक है, कहीं पे विर्को। तो रुडोल्फ विर्को जो थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे जोड़ी। इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं, अर्थात कोई भी कोशिका जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही निर्मित होगी, उससे ही विकसित होगी। कोई भी कोशिका विभाजन करेगी, जैसे आपकी ये कोशिका है, मान लिया इस कोशिका में विभाजन हुआ, इस प्रकार से टूटी, तो यहाँ से क्या हो गया, आपका दो कोशिकाएं बनेंगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी। फिर ये कोशिका टूटी, ऐसे इससे दो बनी, ठीक है, और ये भी टूटी तो इससे भी दो बनेंगी। तो इस प्रकार आपका कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये कहते हैं कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्व स्थित या फिर पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने स्टेटमेंट जोड़ा था, रुडोल्फ विर्को ने। अब देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद। फिर हम डिटेल में कोशिका सिद्धांत का जो आधुनिक सिद्धांत आया उसको देखेंगे, जैसे कि पुरकिंजे थे, रुडोल्फ विर्को हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक आध वैज्ञानिक और आए जिन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत में जो कमियां थी उन्हें दूर करते हुए सारे के सारे समग्र फैक्ट से एक कोशिका सिद्धांत दिया, जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया, ठीक है। तो देखिए अभी कोशिका सिद्धांत के अपवाद देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत देखिए हर एक जीव पर लागू होता है, लेकिन जब बहुत अच्छे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब हमने उन पे कोशिका सिद्धांत को अप्लाई किया तो पाया कि कोशिका सिद्धांत तो उन पर अप्लाई नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उन्हें कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया, जिनमें आपके हैं प्रोटोजोआ। ये जो कोशिका सिद्धांत है किन जीवों पे लागू होगा, जो कोशिका से बने हैं, ठीक है भैया। जो भी कोशिका से बना होगा तो कोशिका के बारे में हम लोगों ने बता दिया कोशिका सिद्धांत के अंदर, तो वही चीज़ें उसमें फॉलो हो रही होंगी। लेकिन जिसमें कोशिका है ही नहीं उसका क्या करेंगे, तो उन्हें अकोशिकीय जीव कहा गया। ऐसे जीव हैं आपके प्रोटोजोआ, जिनकी कोशिकाएं जो हैं तो सही, लेकिन वो कोशिकाएं आपका एक तरीके से कह सकते हैं वेल डिफाइंड नहीं है, तो उन्हें अकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इसमें कोशिका सिद्धांत अप्लाई नहीं होता। ऐसे आपके वायरस, देखिए वायरस आपका एक ऐसे जीव हैं जो आपका न तो सजीव है ना ही निर्जीव है। ये कमाल की बात है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। सजीव भी नहीं है और ये निर्जीव भी नहीं है। सजीव और निर्जीव आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। सजीव कहने का मतलब जिनमें जीवन है। कैसे पहचानेंगे, इनमें वृद्धि होती होगी, ठीक है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती होगी, इनमें आपका वृद्धि होती होगी, या फिर ये लोग गति करते होंगे, ठीक है, इनको भोजन की आवश्यकता पड़ती होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनमें कोशिका विभाजन होता होगा, ठीक है, या फिर इनमें आपका कोई ना कोई आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता होगा जिनमें इनकी संरचना है या सूचना है, तो उन्हें कहा जाएगा सजीव। निर्जीव क्या होंगे, जिनमें आपका गति हो सकती है, गति हो सकती है लेकिन वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता से विभाजन नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। तो ऐसे सभी पदार्थ कहलाएंगे निर्जीव। जैसे आप सिंपल समझ सकते हैं ना, निर्जीव में आपकी बाइक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बाइक गति नहीं करती है, बाइक तो गति करती है भाई। जैसे आप करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, लेकिन ये सजीव नहीं हुई, क्योंकि ये गति तो कर रही है बट इसमें क्या है, आपका कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक, इसमें आपके हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं। तो लेकिन अगर दूसरी बात देखें, भोजन,
तो इसमें भोजन की आवश्यकता भी होती है, पेट्रोल डालते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके आधार पे भी नहीं कहा सकता है सजीव है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता हो रही है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं उस भोजन से इसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ये जो आपका निर्जीव है, जबकि ये क्या है, सजीव है। तो सजीव और निर्जीव के जो आपके बीच की कड़ी है उसी को कहा जाएगा वायरस, क्योंकि ये जो वायरस हैं ये धूल कणों की तरह या फिर क्रिस्टल के फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे लेकिन बिल्कुल निर्जीव अवस्था में। जब आप उसे देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में तो आप देखेंगे कि उसमें ना कोई कोशिका है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। सेल थ्योरी जो है उस पर अप्लाई नहीं होगी, वो एक निर्जीव के रूप में, कण के रूप में अपना एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा तो अचानक से वो क्या हो जाएगा, सजीव बन जाएगा। उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, वृद्धि होगी, उसमें विभाजन होगा, ठीक है, उसमें आपका डीएनए का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो वायरस हैं ये ऐसे जीव हैं जिनमें आपका सजीव और निर्जीव दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वायरस जो होती है इनमें भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये भी अपवाद हैं। तो दो चीज़ें हैं ध्यान रखना, एक प्रोटोजोआ और वायरस दोनों अपवाद हैं। अब ये आपकी देखिए जो सेल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है उसको देख लेते हैं। ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। जब आप प्याज के किसी भी बाहरी आवरण को उठाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सारी कोशिकाएं हैं, देखो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है। इनमें छोटे छोटे केंद्रक भी बने हुए हैं जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और इन कोशिकाओं का जो शेप है वो एक जैसा है, ठीक है, एक जैसी ये कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो देखो इस संरचना को देखने के बाद क्या यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही हैं, जो कि मिलकर एक बड़ी संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्याज कहेंगे या फिर प्याज का साल का कंद कहेंगे, तो एक बड़ी संरचना बना रही हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगला देखें, प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं हैं ये एक समान है, बिल्कुल समान दिखाई दे रही हैं, और प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं। यहाँ से एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी जीव के शरीर के आकार या फिर उसकी कार्य विधि से उसकी कोशिका की संरचना का कोई भी मेल नहीं होता, यानी कि कोई भी उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आकार क्या है या फिर वो क्या गति कर रहा है, क्या उसके कार्य हैं, बट इन जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना एक समान होती है, ठीक। अगला देखें, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हैं ये एक मिलकर जो क्या करेंगी, मिलकर सलकंद या फिर प्याज का निर्माण करेंगी। तो इस प्याज की मूलभूत इकाई है, इन संरचनाओं को ही कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये इस डायग्राम से हमने सीखा। आगे देखेंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब भी आप लोग बायोलॉजी या फिर कोई भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जो टर्म आपके सामने आ रहा है, मेनली बायोलॉजी में कहूँ तो जो आपके सामने शब्द आ रहा है, इसे समझने का एक ही तरीका है बहुत अच्छा, कि आप इसे तोड़ लें, ठीक है। तोड़ के उन शब्दों में बांट दें जिन्हें आप समझ सकते हैं। जैसे एक कोशिकीय लिखा है, ठीक है, तो ये बना है आपका एक कोशिका प्लस ई है, तो एक और कोशिका, इन दोनों ही शब्दों से आप लोग परिचित हो चुके हैं। तो एक कहने का मतलब तो हो गया संख्या में एक, कोशिका कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कोशिका क्या होती है। तो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से बने हैं, एक कोशिकीय होंगे, कितना आसान है समझना। ऐसे मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं, ठीक। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये चीज़ तो क्लियर होगी, सेल थ्योरी ने इसे प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे जीव जिनमें एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव की भांति व्यवहार करती है, यानी कि केवल एक ही कोशिका से पूरे जीव बना हुआ है और उसकी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो कुछ काम कर रहा है, सारी क्रियाएं केवल एक कोशिका से ही हो जा रही हैं। तो ऐसे जीव आपका एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक। जैसे आपका अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें आपका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, ठीक है। जबकि बहुकोशिकीय जीव क्या होंगे, जैसे आप लोग हैं, ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका फंजाई है यानी कि कवक है, ऐसे एल्गी है यानी शैवाल, पादप है, जंतु हैं, ठीक। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में क्या होता है कि हर कार्य को करने के लिए बहुत सारे अंग हैं। आपने कोई सामान उठाना है, कोई सामान रखना है, किसी को मारना है, पीटना है, हाथ बने हुए हैं, ठीक है। आपने चलना है तो पैर बने हुए हैं, ठीक। ऐसे आपने सोचना है तो दिमाग है आपके पास, और देखना है तो आंखें हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनी हैं। ये सभी संरचनाएं कोशिकाओं से बनी हैं। तो आप लोग क्या होगे, बहुकोशिकीय जीव होगे, ठीक। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भले ही बहुकोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन उसका विकास एक कोशिका से ही हुआ होगा। कैसे? अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कैसे कैसे हुआ कि ये एक कोशिका थी, इस कोशिका में विभाजन हुआ तो कितनी बनी? 2 कोशिकाएं बनी, इनमें विभाजन हुआ तो 2 से 4 बन गई आपकी, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते आपकी लाखों कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इस प्रकार से फिर ये लाखों कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करती हैं, जैसे मेरे पास आ गई 100 कोशिकाएं मान लीजिए, और मैंने क्या कर लिया, 2 काम करने, तो मैंने किया 50 कोशिकाओं का एक समूह बना लिया और 50 कोशिकाओं का दूसरा समूह बना लिया, और मैंने इनको काम दे दिया भैया कि तुम ए काम करोगे और तुम बी काम करोगे। अब होगा क्या कि ये जो कोशिकाओं का समूह है, ये सारी की सारी कोशिकाएं आपकी संरचना में एक जैसी हैं और कार्य भी एक ही कर रही हैं। तो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसका कार्य बिल्कुल समान होता है उसे कहा जाता है आपका ऊतक, यानी कि टिश्यू, ठीक है, ऊतक यानी कि टिश्यू। तो ऊतक भी आप लोगों ने सुना होगा, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक जैसा कार्य कर रही है। तो आपका जो एक हाथ है, उस एक हाथ की सारी जो कोशिकाएं होंगी वो ऊतक के अंदर ही आएंगी, उन्हें ऊतक कहेंगे हम, ठीक है। चाहे इसमें फिर रेखीय पेशियां हों या अरेखित पेशियां हों, ये सब ऊतक से बनी हुई हैं, ठीक। तो हमने देखा कि प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से विकसित हुआ है। कैसे हुआ? तो अभी हमने देख लिया, कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कैसे होता है करके ऐसा। आगे देखें, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। तो ये फैक्ट भी आपका प्रूफ हो गया जो आपका ये विर्को ने दिया था, ठीक है। आगे देखें, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, ठीक। कोई भी कोशिका होगी जिस प्रकार के कार्य कर रही होगी उसी प्रकार से उनका शेप साइज भी निर्धारित होगा। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोशिकीय अमीबा। अब यहाँ पे हम अमीबा को देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि अमीबा एक कोशिकीय है तो एक थैला होता है, सिंपल। आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक बैलून लिया, एक गुब्बारा लिया, उस गुब्बारे में आपने पिचकारी से पानी भर लिया, ठीक है, उसको मुंह बांध दो, अब उसको आप लुढ़का दो किसी सरफेस पे, तो जैसा सरफेस आएगा उसका जैसा आकार ले लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीबा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है आपका अमीबा, और उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे देखें, ये है अमीबा आपका। तो क्या है, ये एक बैलून जैसा है, इसके अंदर आपका लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, जो अभी हमने देखा जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म है और इसमें आपके छोटे छोटे ऑर्गेनेल से इसके बने हुए हैं जो कि इसके अन्य कार्यों को संपादित करते होंगे। और यहाँ पे देखो ये क्या करता है, अपना भोजन कैसे लेता है। ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, इस जीव को ये क्या कर रहा है, ऐसे करके पूरा का पूरा घेर ले रहा है, और घेरने के बाद क्या करेगा, ये जीव को यहाँ से अंदर आने देगा, और अंदर जाके ये जीव जो है अंदर गया, फिर धीरे 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 इसमें घूमते रहता है और इसका पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना भोजन भी लेता है। तो ये जो आपका अमीबा है, ये अपना आकार जैसा इसको सरफेस मिलेगा, जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, उसके हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो ये एक पानी भरे हुए गुब्बारे जैसा है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। जबकि आगे देखें, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, आजीवन, पूरे जीवन लगभग स्थिर रहेगा। बहुत ही कम चांस ऐसे होंगे कोई डेफिशिएंसी होगी या फिर कुछ अन्य कारण हो गया जिससे कि इसका आकार बदलेगा, वरना इसका आकार एक जैसा रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। तो ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्व सेल जिसे आप लोग कह सकते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन कोशिका। अभी हमने ऊपर लिखा हुआ था कि जो जंतु जगत है, जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन कोशिका। तो मैंने बोला था डायग्राम हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम कैसी होती है आपकी न्यूरॉन सेल। तो ये बनी हुई है आपकी न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। अब इसमें देखिए, ये जो आपका मेन पार्ट है ये हेड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इसके ऐसे शाखाएं बनी हुई हैं। इन शाखाओं से ही आपका करंट जनरेट होता है और यहाँ से जाते हुए इस एक्सॉन के माध्यम से यहाँ से जाते हुए यहाँ तक पहुँचता है डेंड्रियन से, और इसके बाद फिर से ऐसा ही एक हेड जो ये वाला है, ऐसा ही हेड शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, इनमें आपका करंट निकलता है और करंट यहाँ से पास होकर आगे जाता रहता है। तो इन्हीं करंट से या फिर इसी आपका जो इलेक्ट्रिक पल्स होती हैं, इन्हीं पल्स से आपका शरीर में बहुत सारी गतिविधियाँ संपन्न होती हैं, ठीक है। तो ये न्यूरॉन सेल या नर्व सेल जो है ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकाएं होती हैं, जो कि सिंपल अगर हम कहें तो जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, ठीक है, और मैं क्या करूं कि जाड़ों का दिन है और मैंने कोई ठंडा सा सिक्का या फिर कोई गर्म चीज़ आपके शरीर पे टच कर दी, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कैसे हुआ। आपकी त्वचा की कोशिकाओं में काफ़ी नर्व सेल्स बनी हुई हैं, ऐसी न्यूरॉन सेल। इनका कार्य क्या होता है मेनली, जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या हमारे बाह्य वातावरण में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेज हो रहे हैं, उनको ग्रहण करके शरीर को उनके अनुसार
क्रिया कराना, ठीक है। यानी कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ जाए तो हम हाथ को हटा लेंगे जिससे कि हमें डैमेज ना हो। हमें अगर ठंड लग रही है तो हम धूप में चले जाएंगे। ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? न्यूरॉन सेल्स की वजह से, नर्व सेल्स की वजह से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बाह्य वातावरण के उद्दीपनों को या बाह्य वातावरण में जो चेंजेज होते हैं उनको ग्रहण करके उनके अनुसार रिएक्शन देना इनका काम है। आगे देखिए, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। तो ये सजीवों का गुण है। अभी हमने बात की थी कि सजीव में क्या क्या गुण होते हैं। वो वृद्धि करते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सजीवों के गुण हैं। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन कहने का क्या अर्थ हुआ? अभी मैंने बताया कि आप लोग ऐसे जीव हैं जिनमें हर कार्य के लिए कोई अंग बने हुए हैं। आप लोग पैर से नहीं देख सकते, देखने के लिए आंखें ही बनी हुई हैं, ठीक है। आप लोग हाथों से नहीं चल पाएंगे, सर से नहीं चल सकते, आपको चलने के लिए क्या बने हुए हैं? पैर बने हुए। तो हर कार्य करने के लिए अलग अंग बना हुआ है, इसी को कहा जाता है श्रम विभाजन, जैसे मनुष्यों में। तो यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, ठीक। क्या एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन हो सकता है? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या एक कोशिकीय जीव जो है उनमें भी श्रम विभाजन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हो सकता है। जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें भी श्रम विभाजन होता है, एक कोशिकीय जीवों में। अब ये कैसे संभव है? देखिए, जिन लोगों के समझ में आया होगा अभी तक, वो लोग ये प्रश्न जरूर कहेंगे कि ये कैसे संभव है। जिनके समझ में नहीं आया उनके लिए तो ठीक है भैया, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है। तो देखिए, बहुकोशिकीय जीव में क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिली, जैसे 50 कोशिकाएं आपस में मिल गई और इनने एक ग्रुप बना लिया। इनने कहा कि हम कार्य ए करेंगे, तो ये क्या हो गया? ऊतक बन गया ना, यानी कि एक कोशिकाओं का समूह बन गया। अब दूसरी कोशिकाओं का जो समूह है, इनने कहा कि हम कार्य बी कर लेंगे। तो इस प्रकार तो कोशिकाएं जो हैं आपस में ग्रुप बनाकर किसी कार्य को संपादित कर सकते हैं, लेकिन टोटल एक ही कोशिका है एक कोशिकीय जीव में, तो यहाँ श्रम विभाजन कैसे होगा? ये जो कोशिका है, माना ये ए कार्य कर रही है, तो बी कार्य भी इसने ही करना पड़ेगा, सी कार्य भी इसी ने करना पड़ेगा। आपके पास 3 कार्य हैं, तो अब हम श्रम विभाजन कैसे कहेंगे? जब एक ही कोशिका सारे कार्य कर रही है तो श्रम विभाजन नहीं हुआ। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन कैसे होता है? क्योंकि कोई भी कोशिका, अभी हमने देखा एक कोशिका को, कुछ इस तरीके की बनी हुई कोशिका देखी जिसमें हमने देखा केंद्रक था, ठीक है, ऐसे वैक्यूल बनी हुई थी, आपके छोटे छोटे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए थे, ठीक है, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ था, ऐसे करके प्लास्टिड्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक, क्लोरोफिल यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे करके बहुत सारे इनमें छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, यानी कि इनके अंग, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, यानी कि कोशिकांग जिन्हें कहा जाता है। इन कोशिकांगों का अपना अलग कार्य होता है। जैसे केंद्रक जो है सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अपना कार्य है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना कार्य है, क्या भोजन बना रहे हैं, ऐसे ये रिक्तिका भोजन को स्टोर कर रही है, ये प्लास्टिड से, जो अगर आप लोग प्लांट सेल देखें तो उनमें प्लास्टिड क्लोरोफिल जो होता है उनका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। तो इस प्रकार से कोशिकाओं के जो विभिन्न अंगक हैं या फिर सेल ऑर्गेनल हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोशिका, जो एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर भी कुछ कोशिकांग होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं और वो सभी मिलकर एक कोशिका बना रहे हैं। तो इस प्रकार इसे श्रम विभाजन के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने यही एक्सप्लेन किया हुआ है, एक कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। जैसे आपके ऑर्गन होते हैं, ठीक है, आपके ऑर्गन है, हैंड है, आईज हैं, लेग्स हैं, ऐसे ऑर्गेनेल हैं, ये ऑर्गन नहीं है। ऑर्गेनेल कहने का मतलब अत्यंत सूक्ष्म ऑर्गन, ठीक। तो आगे बात करते हैं। प्रत्येक कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल में एक विशिष्ट कार्य करता है प्रत्येक कोशिकांग। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, कोशिका की क्रियाविधियों को संपन्न करना, ठीक है, इस प्रकार से। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य कर सकती है, क्योंकि कोशिका को भोजन तो चाहिए ही। अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसे एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिका जीवित भी इसी कारण रहती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनेल है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक। तो सारे के सारे कोशिकांग मिले और उन्होंने एक इकाई बना दी जिसे हमने कोशिका कहा। इसलिए हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव में भी श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीव में तो श्रम विभाजन होगा ही, ठीक है, लेकिन स्तर दोनों का अलग अलग होगा। आगे देखिए, सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। अब कोई कोशिका हम उठाएं तो उसमें केंद्रक की अगर हम बात करें तो केंद्रक होगा ही होगा। इट डजंट मैटर कि वो किस जीव में पाई जा रही है और उसका कार्य क्या है।
तो हर कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं वो लगभग समान होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सब में होगा ही, आपका जो केंद्रक है वो लगभग सब में पाया जाता है, ठीक है, वैक्यूल सब में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य सब में होगा, प्लाज्मा झिल्ली सब कोशिकाओं में होगी, कोई भी ऐसी कोशिका नहीं है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है। हालांकि जो पादप कोशिकाएं होते हैं उनमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी एक आवरण होता है जिसे सेल भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं, बट आपका सेल वॉल को छोड़कर अन्य जो ऑर्गेनल हैं वो लगभग सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोशिकाएं देख लेते हैं। मानव की ये कोशिकाएं हैं, ये आपकी न्यूरॉन सेल है जो कि यहाँ पे पूरी बनी हुई नहीं है, लेकिन ऊपर हमने चित्र देख लिया। तंत्रिका कोशिका, ऐसे ही रुधिर कोशिकाएं, ये आपकी ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है। ये आपकी है पेशी की कोशिका, जो आपके मसल्स होते हैं, मसल कोशिका है, मसल सेल। ऐसे ये अंडाणु है, ठीक है, ये आपके शुक्राणु हैं, यानी कि ये स्पर्म है, और ये आपका एग है। ये आपकी बोन सेल्स हैं, ये आपकी फैट सेल्स हैं, ठीक है, फैटी सेल्स, इनमें आपका फैट जमा होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि अलग अलग कार्य के लिए यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इनका आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं। आगे बात कर लेते हैं कोशिका का संरचनात्मक संगठन। तो कोशिका किस चीज़ से बनी होती है, क्या इसका संगठन होता है, इस पे बात कर लेते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण मेनली दिखाई देते हैं, मुख्यतः 3 गुण, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। कोशिका द्रव्य तो हमने देख लिया, ठीक है। कोशिका द्रव्य मैंने बता दिया कि कोई भी कोशिका है तो उसमें जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो आपका केंद्रक हो या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, या फिर आपका वैक्यूल्स हो, ये सब के सब क्या है, इसके कोशिका अंग हैं। ये कोशिका अंग जो है कोशिका के अंदर एक लिक्विड के अंदर मौजूद रहते हैं, यानी कि इसके अंदर एक तरल पदार्थ पानी जैसा भरा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, पूरे नीचे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और ऊपर खाली। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया, इनके अंदर एक द्रव भरा गया जिससे कि ये सब जो है उस पर तैरते रहें और अपना कार्य करते रहें, और इन्हें एक बाहर से कोई आघात होता है तो उससे भी रक्षा हो जाए इनकी, और इन्हें नरिशमेंट भी मिलती रहे, न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। तो इसके लिए ये लिक्विड यहाँ पे भरा होता है, तो इसी को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। तो इसको हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली पर यहाँ पे, और आगे की वीडियोज में हम केंद्रक भी देखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, देखिए पहले देख लेते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं वो इन्हीं गुणों के कारण संभव है, इन सब चीज़ों के कारण, ठीक। तो पहला हम देख लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसी को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है और इसी को कहते हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। अभी हमने देखा था कि ये जो कोशिका है ये इस प्रकार से मैंने कोशिका बना दी थी, इसके अंदर एक केंद्रक है, अन्य ऑर्गेनल है, ठीक है, ये लिक्विड मटेरियल है। तो इस लिक्विड मटेरियल को बाहर आने से कोई रोकता होगा, एक झिल्ली, एक आवरण इसके चारों ओर बना होगा। इसी झिल्ली या आवरण को कहा जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में तो यही होता है केवल सबसे बाहरी। बट अगर पादप कोशिकाओं की अगर आप बात करते हैं, यानी कि प्लांट सेल, वहां पे आप देखेंगे इसके बाहर भी एक मोटा सा आवरण बना हुआ है, ठीक है। इसके बाहर पे भी एक बहुत ही मोटा सा आवरण बना हुआ है जो कि मृत कोशिकाओं का बना है। तो इसे हम कहेंगे सेल वॉल, यानी कि कोशिका की दीवार, कोशिका भित्ति। जबकि इसके अंदर जो पतली सी मेम्ब्रेन है इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सभी कोशिकाओं में मौजूद होगी हमेशा, कोई ऐसी कोशिका नहीं होगी जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो। जैसे एक गुब्बारे के अंदर आपने पानी भरा तो उस गुब्बारे की जो सबसे बाहरी परत है जो उस पानी को बाहर आने से रोक रही है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन उस गुब्बारे को अब आपने क्या किया, वो फटे ना, इसलिए क्या किया, एक थर्माकोल के एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। तो जो बॉक्स है वो आपकी सेल वॉल है, यानी कि कोशिका भित्ति है। वो केवल पौधों में होता है, जंतु में नहीं। बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका मटेरियल अगर बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को, यानी कि उसके जो अंग हैं उनको बाहरी पर्यावरण से अलग करते हैं, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका नेचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर। वो क्या होता है कि ये आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब इस टर्म को समझते हैं, सेलेक्टिव परमेबल का क्या अर्थ है। सेलेक्टिव मतलब चुनिंदा, ठीक है, चुने हुई चीजें। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहने का अर्थ है एक ऐसी झिल्ली या फिर ऐसी भित्ति है जो कि केवल चयनित चीजों को ही अंदर आने देती है और केवल चयनित चीजों को ही बाहर जाने देगी। जैसे कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है जो कि सेल के लिए हानिकारक है, तो इसे बाहर जाने देगी, लेकिन इसके केंद्रक को बाहर नहीं जाने देगी। इसके प्लाज्म को, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है जो तरल पदार्थ, उसे बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। तो इस झिल्ली को ये पता है
किसने बाहर जाना है किसने नहीं। इसी प्रकार ये जो जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे बाहर से पानी के साथ बहुत सारे कीटाणु अंदर आ सकते हैं, तो ये पानी को अंदर आने दे रही है बट उन कीटाणुओं को अंदर आने से रोक दे रही है, या फिर उन चीज़ों को जो हानिकारक सब्सटेंस हैं उन्हें अंदर आने से रोक दे रही है। तो इसीलिए इस झिल्ली को कहा जाता है आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये ऐसी क्यों होती है उसे हम आगे की क्लासेज में जरूर डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो आपका 12th का सिलेबस है, यहाँ आप लोग नहीं पढ़ेंगे उसे, ठीक है, आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा। तो आप लोग सिर्फ इतना समझें कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसका गुण है कि ये क्या है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, यानी कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देगी और सेलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर जाने देगी। ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली जो है लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे कि लिपिड और प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से, और ये लिपिड और प्रोटीन और इनका एडजस्टमेंट ही होता है जिससे कि सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर आएँ और सेलेक्टिव चीज़ें ही बाहर जाएँ। ठीक है, अगर ये लिपिड प्रोटीन नहीं होते तो शायद इससे या तो कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता या फिर सब कुछ आ जाता। ठीक, तो ये लिपिड और प्रोटीन की वजह से ही है कि ये सेलेक्टिव परमेबल है। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। अभी हमने देखा जो अमीबा था वो क्या कर रहा है, अपनी झिल्ली के चारों ओर किसी भी सूक्ष्म जीव को घेर ले रहा है और वो धीरे धीरे उसकी झिल्ली से अंदर हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके वो अपना भोजन लेता है। उन्हें आपका स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिनको ऐसे करके कुछ इस तरीके की संरचना उसने बनाई हुई थी। यहाँ पे कीड़ा फंसा हुआ था, ठीक है, जो छोटा सा था। तो ये जो झिल्ली है, जैसे इसके कांटेक्ट में ये आया और झिल्ली को पता चला कि कोशिका के लिए भोजन है, तो इसे अंदर आने दिया और अंदर जाके उसे पचा जाते हैं वो। ठीक है, तो ये जो झिल्ली है बाहर से बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करने में मदद करती है। अब ये प्रक्रिया आपकी पूछी गई है पहले एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि जो एक कोशिकीय जीव हैं, कौन से, एक कोशिकीय जीव, इन जीवों में बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोमाइटोसिस। क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहने का मतलब, एंडो जो शब्द है इसका मतलब होता है आपका अंदर, ठीक है, यानी कि अंतः, अंदर। साइटोसिस, अभी मैंने बताया साइटोलॉजी, जहाँ पे साइटो शब्द आएगा इसका मतलब होगा रिलेटेड टू सेल, यानी कि कोशिका से संबंधित। साइटोलॉजी में हमने देखा था साइटो प्लस लॉजी, तो लॉजी क्या है, लॉजी जो कि लॉगस से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड, इसका अर्थ होता है अध्ययन। साइटो मतलब है कोशिका, ऐसे यहाँ पे साइटो मतलब हो गया सेल, एंडो मतलब अंदर, तो एंडोसाइटोसिस मतलब हो गया सेल के अंदर आने की प्रक्रिया। तो एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही सेल है, उस सेल के अंदर आने की प्रक्रिया कहलाएगी एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसके द्वारा भोजन ग्रहण कर रहा है अमीबा। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, तो अभी हमने चित्र में देख लिया है। अब देखिए नेक्स्ट, कोशिका में पदार्थों की गति होती कैसे है। कोई भी पदार्थ जो है, ये तो इनकी बात होगी जो एक कोशिकीय जीव है। अन्य जो जीव हैं इनमें पदार्थों की गति कैसे होती है, कोई लिक्विड पदार्थ है या कोई गैसियस मटेरियल है तो उसका आवागमन कैसे होता है। इवन आप लोग जो हैं सांस ले रहे हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, कैसे इतने साफली ये घटना होती है कि इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आता और आप लोग बड़ी आसानी से साल दर साल दुनिया भर की ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कैसे संभव है। तो इस प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए यानी यहाँ पे 2 पॉइंट बनाए हुए हैं, कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोशिका में पदार्थों की गति विसरण और परासरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। विसरण और परासरण क्या होते हैं, विसरण कहने का मतलब होता है आपका डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूज होना, जैसे डिफ्यूज कहने का मतलब आप ऐसे याद रखेंगे, आपने कोई भी परफ्यूम की बोतल उठाई, कोई सेंट उठाया, ठीक है, और उसको दबा दिया तो करके गैस बाहर आई, वो डिफ्यूज होना हुआ। ठीक है, और परासरण कहने का मतलब है ऑस्मोसिस, पानी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण, कोई भी कोशिका है और उसके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, कोशिका जहाँ भी मौजूद है उसमें, ठीक है, कहाँ मौजूद है हम आगे बात करेंगे। तो कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, गैस जो है, किसी भी चीज़ में गैस बंद है और वो बाहर आ रही है या फिर बाहर से गैस अंदर जा रही है उस चीज़ के अंदर, तो वो कहलाएगा विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न। ऐसे ही जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह को होती है तो उसे हम कहते हैं परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल से ना समझेंगे आगे, पहले आप लोग देख लें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहला ये है, पदार्थों की जो गति होती है
ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक हो गया। तो ये भी ध्यान में रखना कि पदार्थों की गति यहाँ पे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता कैसे समझेंगे? सांद्रता कहने का मतलब है गाढ़ापन, सिंपल समझेंगे, बहुत सामान्य भाषा में गाढ़ापन। पानी है, बिल्कुल आपका तनु है बहुत ही हल्का, ठीक है, वो गाढ़ा नहीं है। उस पानी में आप चीनी घोल दो, आपको पता नहीं चला अभी, तो आप लोग 1 गिलास पानी में 200 ग्राम चीनी डाल के घोल दो। अब आप देखेंगे कि मोटा हो गया। चाशनी देखी होगी ना, जिसमें जलेबी को डुबोते हैं, वो क्या है, कुछ है थोड़ी, वो पानी में चीनी घोली हुई है, थोड़ी ज़्यादा घोली हुई है, तो पानी गाढ़ा हो जाता है कुछ चीज़ अगर उसमें घोल दी जाए। तो जिसमें कोई चीज़ घोली है तो गाढ़ा द्रव कहलाएगा आपका सांद्र, यानी कि उसकी सांद्रता अधिक है। और कम सांद्रता कहने का मतलब जिसमें कुछ नहीं घुला है, बहुत कम चीज़ें हैं, तो आपका थोड़ा पतला होगा, उसे कहेंगे कम सांद्र। तो हमेशा जो अणुओं की गति होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, ये देखा गया है। ठीक है, इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बना हुआ था भाई, आपका प्रासरण या विस्तरण से क्वेश्चन बनेगा तो उसमें स्टेटमेंट देगा कि पदार्थों के अणुओं की गति यहाँ से यहाँ को होती है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकता है। तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किए। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला है विसरण या फिर डिफ्यूजन। तो जैसा हमने बताया, विसरण या डिफ्यूजन कहने का मतलब डिफ्यूज होना यानी गैस निकलना। ठीक है, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, क्योंकि कोशिका को जीवित रहने के लिए यही चीज़ें जरूरी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी जीवित कोशिका जो है ये आपका गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा करती है। तो आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, विसरण या डिफ्यूजन द्वारा। उदाहरण के लिए देखें, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, ठीक है, ये कोशिका में अगर एकत्र हो जाती है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने बताया, क्या होगा आपका, अगर आपकी कोई कोशिका है, ये सेल है, इसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन इससे बाहर जो वातावरण है इसमें तो CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी ना इसकी अपेक्षा। नहीं भी है तो मान लो कि इसके अंदर आपकी 10 ml CO2 थी, बाहर आपका 20 ml CO2 थी, ठीक है, तो कहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, बाहर का। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 30 ml होगी, अब यहाँ का ज़्यादा हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो जब यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हैं बाह्य वातावरण और कोशिका के अंदर के वातावरण में जो गैस है, इस गैस के मान में अगर कमी आएगी, या इस गैस की जो वैल्यू है, इस मात्रा है, उसमें कम, उसमें जो है आपका अंतर आएगा। ठीक है, तो अंतर आते ही क्या होता है आपका, अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से गैस यहाँ को जाने लगेगी, अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ को आने लगेगी, ताकि दोनों जगह बराबर बने रहे। किसी भी पदार्थ को, चाहे इस अर्थ में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को अपनी स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहने के लिए एक अवस्था का पालन करना होता है, जिसे कहा जाता है आपका साम्यावस्था। पढ़ा होगा बहुत से स्टूडेंटों ने साम्यावस्था। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप लोग जानते होंगे। तो साम्यावस्था कहने का अर्थ हुआ कि बाहर का वातावरण और अंदर के वातावरण की जो स्थितियां हैं वो समान बनी रहें। जैसे ऐसे समझे आप लोग, चाय का गिलास मैंने आपको दिया सुबह सुबह, भैया चाय पी लो, आपने वो चाय रख दी, क्यों, वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि चाय के गिलास के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, बाहर कमरे का तापमान बहुत कम है। तो चाय के गिलास के अंदर से हीट जो है यानी ऊष्मा तब तक बाहर आती रहेगी जब तक कि बाहर के वातावरण और उसके वातावरण में समानता ना आ जाए, यानी कि साम्यावस्था जब तक स्थिर नहीं होती है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और इसी कारण आपकी चाय निरंतर ठंडी होती रहती है, और केवल उतनी ही ठंडी होगी जितना कमरे का ताप होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आपका डिफ्यूजन। एक तरीके से ये डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि गैस यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ की साम्यावस्था बनाने के लिए। तो यहाँ पे पेड़ पौधों में, जंतु में डिफ्यूजन का क्या महत्व है उसको समझाया गया है। जब कुछ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 जो कि कोशिकीय अपशिष्ट है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो देखिए, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा CO2 कोशिका से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि क्यों बाहर निकलेगी और कब तक निकलेगी, जब तक दोनों जगह जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर आपका इसका उल्टा हो जाए, एक कोशिका थी, इसमें आपका 10 ml अभी यहाँ थी और यहाँ भी 10 ml थी, अब यहाँ पे 20 ml थी और यहाँ पे आपका 10 थी, तब क्या होगा, अभी तक तो क्या हुआ कि यहाँ 30 थी और यहाँ 20 हो गई थी, तो यहाँ से यहाँ चलेगी। बट अगर क्या हुआ आपका कि यहाँ पे आपका बाहर जो है, बाहर 20 ml है और अंदर 10 है, तब क्या होगा, बाहर से अंदर चले जाएगी और तब तक जाएगी जब तक दोनों जगह बराबर नहीं हो जाता। कितना होगा, अंदर भी 15 हो जाए, बाहर भी 15 हो जाए।
समझ रहे हैं? तो यही होगा आपका डिफ्यूजन, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपका कंसंट्रेशन से क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी। उसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी तो O2 जो है बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो इससे जो है आपकी गतिविधि चलती रहती है। तो ये है आपका विसरण। अब हम देखते हैं परासरण की प्रक्रिया। आई होप कि आपको विसरण समझ में आया होगा, यानी कि जो आपका डिफ्यूजन है वो समझ चुके होंगे कैसे होता है। अब परासरण की प्रक्रिया देखें, यानी ऑस्मोसिस। तो ये भी विसरण जैसा ही है, ये विसरण का ही एक प्रकार है, लेकिन किसमें होगा, केवल द्रव में। विसरण की प्रक्रिया है, डिफ्यूजन जो है, ये केवल और केवल गैस में हो सकता है, ये आपका द्रव पदार्थों में नहीं होता। जबकि ऑस्मोसिस की बात करें तो ये आपका लिक्विड या गैस या फिर सॉलिड सब में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब में हो सकता है, लेकिन विसरण केवल गैस में होता है। तो इतना अंतर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जल विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है तो उसे परासरण कहा जाता है। सिंपल आप समझ के, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। तो यहाँ पे हम कोशिका की बात करने लगे हैं। कोशिका के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा है इसे कहा जाता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, या प्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ ये जो बाहर लेयर है ये प्लाज्म है। तो प्लाज्मा झिल्ली से जो जल की गति होगी, चाहे बाहर से अंदर जाने के लिए हो या फिर अंदर से बाहर आने के लिए, ये डिपेंड करती है इस जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा पर, ठीक। अगर बात कीजिए आप लोग इसकी कि यहाँ पे जो मटेरियल है ये बहुत कम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो ये गाढ़ा होगा। और इसके बाहर अगर हम पानी रख दें तो पानी कम गाढ़ा होगा। तो होगा क्या कि ये जो पानी है ये अंदर घुस जाएगा। ऐसे ही अगर क्या हो कि इसके बाहर हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा द्रव रख दें जिसका गाढ़ापन इससे भी ज़्यादा हो, तब यहाँ का पानी बाहर आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से आप बहुत आसान से समझ सकते हैं। आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस की होगी बहुत बार, हर किसी स्टूडेंट ने। आप किसी चने को उठाओ, इस चने के अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल का गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है ना, और इतना ज़्यादा है कि वो आपका ठोस हो चुका है। इसको अगर आप पानी में डालते हैं, पानी के बाउल में आपने इसको डाल दिया, तो क्या होता है, ये जो पानी है वो चने के अंदर घुस जाता है और चना फूल जाता है। तो ये क्या प्रक्रिया हुई, ये परासरण ही तो है एक तरीके से। आप लोग इससे भी इजीली समझें। आपको किशमिश देखी होगी आपने, जो अंगूर, सूखे अंगूर की होती है ना किशमिश, छोटी सी आप लोग खाते हैं। ये किशमिश जो है ये सूखी अंगूर है। इसको आप जैसे ही पानी में डालेंगे, कुछ समय रख दिया, तो क्या होगा, ये फूल जाती है। क्यों फूली भाई, इस किशमिश के अंदर जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। लेकिन इसको जैसे पानी में डाला तो पानी जो है बहुत ज़्यादा आपका हल्का था, गाढ़ा नहीं था। तो ये पानी इसके अंदर घुस गया, किशमिश फूल गई। लेकिन किशमिश बनी कैसे, अंगूर से। अंगूर तो फूला हुआ था बढ़िया। अब इसके अंदर, अंगूर के अंदर पानी था, ठीक है, ये गाढ़ा भी था। बाहर इसको हम पानी में रखते तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने बाहर के पानी में क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में माना चीनी या फिर नमक घोल दिया और पानी को गाढ़ा कर दिया, इससे भी ज़्यादा। अब इसको हम इसमें डालते हैं तो इसका पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और यहाँ का कम है। इसी को परासरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा पर भी निर्भर होती है, ठीक हो गया। जल का विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। और ये ध्यान रखना कि जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया है इसमें एक झिल्ली का होना अनिवार्य है। जब किसी झिल्ली के द्वारा जल के अणु आर पार जाएंगे तभी हम उसे ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है, अन्यथा वो विसरण ही है। यदि किसी जंतु अथवा पादप कोशिका को शक्कर या फिर नमक के विलयन में रखा जाए तो उसमें 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न घटनाएं हो सकती हैं। 3 घटनाएं उसमें घट सकते हैं। क्या क्या होते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। देखो, आपको मैंने बता दिया, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यदि कोशिका को तनु विलयन में रखा जाए, तनु विलयन कहने का मतलब है जिसमें चीज़ें बहुत कम घुली हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत कम गाढ़ा है, ठीक है, शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, तो वो तनु विलयन कहलाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि इनमें से उसमें कुछ नहीं है, केवल शुद्ध पानी है, तो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। तो जब किसी कोशिका को तनु विलयन में रखेंगे, तनु विलयन वाले माध्यम में, तो क्या होगा, कोशिका है, इसके अंदर जो आपका जल होगा ये गाढ़ा होगा, इसको हमने रख दिया पानी में, सिंपल। तो पानी कम गाढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो होना क्या चाहिए, ये जो कम गाढ़ा पानी है इसके अंदर घुस जाना चाहिए और ये फूल जानी चाहिए। यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, कम से ज़्यादा की ओर जाके बराबर करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से पानी बाहर आ जाए तो इसका कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा, ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा पानी। तो ये कह रहा है कोशिका को अगर तनु विलयन में रख दिया जाए तो
परासरण विधि द्वारा जो जल है ये कोशिका के अंदर चला जाएगा, जैसा कि हम बता रहे हैं यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ऐसे विलयन को कहेंगे आपका अल्प परासरण दाबी विलयन। ठीक है, इसका जो परासरण दाब होगा वो कम होगा, तो अल्प परासरण दाबी विलयन इसे कहते हैं। कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा जो है कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, सिंपल सी बात है, और इससे जो कोशिका है वो फूलने लगेगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हम कोशिका को ऐसे माध्यम वाले विलयन में रखें जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी कि ये जो कोशिका है और बाहर हमने जल रखा है, ये गाढ़ा द्रव था, हमने देखा इसका गाढ़ापन कितना है, माना इसका गाढ़ापन 10 था, हमने जल में नमक या फिर शक्कर घोल के इसका भी गाढ़ापन 10 कर दिया, अब इसको यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, दोनों की साम्यता है, बिल्कुल बराबर है ना, दोनों का जो मात्रा है गाढ़ापन, तो जल ना तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना यहाँ से यहाँ आएगा, सिंपल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जल की सांद्रता ठीक बराबर हो तो ऐसी कोशिका में क्या होगा, कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, तो ऐसे विलयन को कहेंगे हम समपरासरी विलयन। ठीक है, और इसमें कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फिर तीसरी कंडीशन ये होगी कि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र कर दिया जाए। जैसा हमने बताया था, ये आपका अंगूर था और इसे हमने पानी में डाला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पानी को हमने खूब गाढ़ा कर दिया, चीनी का घोल डाल दिया, बिल्कुल चाशनी बना दिया, अब इसमें डाल दिया तो ये पानी का जो गाढ़ापन है 20 हो गया और ये 10 ही रहा, तो क्या होगा, ये इसका जो पानी है ये बाहर आएगा और तब तक आएगा जब तक कि इन दोनों का जो गाढ़ापन है वो बराबर ना हो जाए। इससे जो ये कोशिका होगी या फिर ये जो अंगूर होगा ये सिकुड़ के किशमिश बन जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। यदि कोशिका से बाहर वाला विलयन जो है अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं और इस स्थिति में कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोशिका के सिकुड़ने को क्या कहते हैं। तो देखो, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये फैक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया विसरण आपका हर प्रकार से हो सकता है, लेकिन परासरण केवल तभी होगा जब एक झिल्ली का यूज हो रहा हो। ठीक है, और विसरण केवल गैसों में होता है जबकि परासरण सब में हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों को ध्यान रखें। परासरण क्या है, विसरण का ही एक प्रकार है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली का प्रयोग हो रहा है। ठीक, केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा एनसीईआरटी ने प्रूव किया है। यहाँ पे हम क्रियाकलाप की बात नहीं करेंगे। तो देखिए, केवल जीवित कोशिकाएं ही ऐसी होती हैं जिनमें परासरण के द्वारा जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जैसे पौधे होते हैं, जड़ों के द्वारा जल अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो परासरण की क्रिया केवल जीवों में होती है, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके कुछ। अंडे को छिलका उतार कर आप पहले जल में रखो, फिर नमक के विलयन में रखो। तो जल में रखोगे तो जल तो कम गाढ़ा होगा, अंडा ज़्यादा गाढ़ा है, तो होगा क्या, यहाँ पे अंडा पहली कंडीशन में फूल जाएगा क्योंकि जल अंदर घुस जाएगा। फिर आपने नमक के विलयन में इसे रख दिया, ज़्यादा गाढ़ा पानी कर दिया, तो अंडा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडे के अंदर का जो मटेरियल होगा वो आपका कम गाढ़ा होगा, बाहर का ज़्यादा गाढ़ा होगा। लेकिन ये अंडा उबला हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बिना उबला अंडा होगा, उसका बाहर जो परत होती है, ये अंडे की हार्ड परत जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उसको आप निकालोगे तो उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली बनी होती है। उस झिल्ली सहित अंडे को जब आप इसमें रखेंगे तब की बात हो रही है। ठीक, इसी प्रकार देखो, सूखी किशमिश भी सामान्य जल और नमक या फिर चीनी के घोल में परासरण दाब दिखाती है। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं। आगे देखिए, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव यानी कि प्रोटोजोआ जैसे हैं। एक कोशिकीय जीव हैं जो कि पानी में पाए जा रहे हैं, लेकिन कैसा पानी, अलवणीय यानी कि स्वच्छ जल। तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं जो होती हैं ये परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। जैसा अभी मैंने बताया, ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं। कब करेंगे, इनको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका किसी एक कोशिकीय जीव है कोई और ये पानी के एक बड़े टैंक में रहता है, इसके कोशिका के अंदर जैसे ही गाढ़ापन आ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो पानी अंदर घुस जाएगा, कोशिका फूलने लगेगी। ठीक है, जैसे ही दोनों की जो आपका गाढ़ापन है बराबर हो जाएगा तो पानी अंदर नहीं घुसेगा, ये नॉर्मल रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मछलियाँ रोज के रोज फूलती जाती और मर जाती। बहुत सारी मछलियाँ हमें फूली हुई दिखाई देती, उन मछलियों को फूलते फूलते अचानक फट जाती। ठीक है, ऐसा नहीं होता है जबकि पानी में रहती हैं दिन भर। देखो, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। यह हमने अमीबा में अभी देख लिया था। अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की।
जैसा कि अभी मैंने बताया, प्रत्येक कोशिका के बाहर एक लेयर होती है, पतली सी लेयर, जो कि इसके अंदर के लिक्विड मटेरियल को बाहर आने से रोकती है। इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो है पादप में यानी कि पौधों में इसके बाहर एक मोटी लेयर होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं यानी सेल वॉल। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, ठीक है, ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मृत कोशिकाओं का एक दृढ़ आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी बनी होती है पादप भित्ति? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इस सेल्यूलोज का प्रयोग आपकी कैप्सूल्स बनाने में किया जाता है भैया। जो आप बीमारी में कैप्सूल खाते हैं उसके बाहर की लेयर आपने देखी होगी, रबर जैसी या प्लास्टिक जैसी होती है, लेकिन आप लोगों के पेट के अंदर जाके वो घुल जाती है। ठीक है, कभी सोचा है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो आपकी इसी सेल्यूलोज की बनी होती है। इस मटेरियल का यूज किया जाता है उसे बनाने में। पादप के साथ साथ कुछ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कवक, ठीक है, ये भी आपका प्लांट वर्ग के अंदर आता है। हम इसको बात करेंगे बाद में डिटेल में। तो कवक जो होते हैं, कवकों को कहा जाता है यहाँ पे आपका फंजाई। ठीक है, फंजाई। कुकुरमुत्ता जो है वो भी अपने आप में एक कवक है, जो कि अपने आप में देखने में एक पौधे जैसा दिखता है। तो पौधा नहीं, वो फंजाई है। फंजाई में जो बाहरी परत होती है काइटिन की बनी होती है। ऐसे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया में बाहरी परत आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन को या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन को इनसे बनी होती है, जिसे म्यूरेन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बने हुए हैं पहले, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, तो आप बिल्कुल उस फैक्ट को सही मानेंगे, वो क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्योंकि केवल पादप में ही आपकी कोशिका भित्ति होती है। ये आपके क्या है, ये कोशिका भित्ति के एक टाइप है कुछ। ये आपका कोशिका भित्ति नहीं है एक्चुअली, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोशिका भित्ति का जैसा कार्य करती हैं, जैसे कवकों में काइटिन की और जीवाणु में पेप्टोग्लाइकन की जो बनी होती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति जो होती है, उसमें सेल्यूलोज क्या है, यह एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधों, कवकों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी कि जो आपका अल्प प्रासरण दाबी विलयन होते हैं, इनमें बिना फटे बनाए रखते हैं। नहीं तो क्या होता, जैसा मैंने बताया कि कोशिका जो है फूलते जाती है और ब्लास्ट हो जाती, ऐसा नहीं होता है। तो उससे बचने में यही कोशिका भित्ति हेल्प करती है। आपकी प्लाज्मा जो है पानी को अवशोषित कर भी लेगी ना, कोशिका ने पानी अवशोषित किया, फूलतेगी, तो बाहर जो मृत कोशिकाओं का एक आवरण बना हुआ है कोशिका भित्ति, वो उसे फैलने नहीं देगी, वो दबाव डालेगी, उसमें लगातार दबाव डालेगी। इससे क्या होगा, उससे ज़्यादा वो फैल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति काम करती है। आगे देखें, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेती हैं, ठीक है। आपने माध्यम परिवर्तित कर दिया, किसी कोशिका को आपने, जंतु कोशिका है उसे आपने किसी नमक पानी के विलयन में रख दिया, सिकुड़ जाएगी। लेकिन वहीं पादप कोशिका को रखते हो तो उतनी आसानी से नहीं सिकुड़ेगी, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति के कारण है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था अर्थात टीलोफेज। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ऐसे आपका लेप्टोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो अंत्यावस्था है यानी कि टीलोफेज, इसके समय अंतः प्रद्रवी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहा जाता है, इस जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा बनती है। तो अगर कभी पूछा जाता है किससे बनती है कोशिका भित्ति, तो ध्यान रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, दो समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका भित्ति। अभी मैंने बात की कि कोशिकाएं बहुत सी होती हैं, हमने प्याज में देखा भी, ऐसे करके बहुत सी कोशिकाएं बनी थी, ठीक है। ये कोशिकाएं बनी हुई है। अब यहाँ पे अलग अलग 3 कोशिकाएं हैं, इनके मध्य यहाँ पे देखिए आप लोग ज्वाइंट हैं, 2 समीपवर्ती कोशिकाएं यानी कि ये और ये होगी। अब इन दोनों समीपवर्ती कोशिकाओं के मध्य भैया एक छोटा सा मटेरियल भरा होता है जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या करता है, इन कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि ये अगर हम एक कोशिका इसमें से उठाएं, वो तो अपने आप में स्वतंत्र यूनिट है ना, क्योंकि एक कोशिका एक जीव तक हो सकती है, एक कोशिकीय जीव में, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरी कोशिका जो इसके समीप है, ये कोशिका इससे जुड़ी कैसे है, तो इसे जोड़ने के लिए एक मटेरियल बना होता है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बना होता है। किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। इस मटेरियल को कहा जाता है आपका मिडिल लैमेला, मध्य पटल। और इसका क्या काम है, देखिए ये काफ़ी हार्ड मेटेरियल है। ये आपका ऐसे काम करता है जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखना है, तो हमने बीच में क्या भर दिया, मसाला भर दिया जो कि सीमेंट और बर्जी से मिक्स है। वो क्या करता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। पहले तो सॉफ्ट होता है जब हमने बनाया, उसके बाद जब वो सेट होगा तो पूरा हार्ड हो जाएगा, सीमेंट की तरह बहुत ठोस, और वो कभी नहीं टूटेगा जोड़। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो ये मिडिल लेमिला है, ये शुरुआत में कठोर होता है, काफ़ी मजबूत जोड़ होता है जिससे कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। इससे कोशिकाएं एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाती। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और ये जो
मटेरियल है, जो भी आपका जिस चीज़ को देख रहे हैं, ये अगर परिपक्व हो गया तो इसमें ये जो मिडिल लेमिला होता है धीरे धीरे लूज होने लगता है, ठीक है। और यही कारण है कि जो आपके कच्चे फल होते हैं, जैसे अमरूद आपने कच्चा उठा लिया, उसे आप लोग खा नहीं पाएंगे, बहुत हार्ड होगा, क्योंकि उसका मिडिल लेमिला अभी नया है। धीरे धीरे वो पूरा पक जाएगा तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट घुल जाते हैं, और इनके घुलने के कारण ही ये जो फल है लूज हो जाता है और वो पिलपिला हो जाता है। चाहे आम उठाओ, चाहे आप लोग सेब उठाओ, चाहे आप लोग अमरूद उठाओ, कोई भी, ठीक है। तो केले भी आप लोग उठा सकते हैं। तो ये सब ढीले इसलिए होते हैं क्योंकि इनका मिडिल लेमिला घुल जाता है। तो वही मिडिल लेमिला यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के मध्य कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी संरचना पाई जाती है, जिसे मध्य पटल या मिडिल लेमिला कहते हैं। फलों के परिपक्व होने पर यह मध्य पटल घुल जाता है, तो इसके घुल जाने के कारण फल मुलायम हो जाते हैं, ठीक, पिलपिले आम हो जाते हैं, ठीक। कोशिका भित्ति में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे कहा जाता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे ये आपका कोई कोशिका है, ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये आपकी कोई कोशिका है और इसके समीप ही मैंने एक दूसरी कोशिका बना दी। अब ये दोनों कोशिकाएं आपस में ज्वाइंट हैं, लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल पाया जा रहा है इसको बाहर आने से रोक रही है ये लेयर, जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर पादपों में क्या होता है, एक और भित्ति पाई जाती है जिसे कहा जाता है आपका सेल वॉल, ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति ये है। अब इन दोनों के मध्य एक छोटा सा बारीक चैनल बना होता है, जिस चैनल के माध्यम से यहाँ का जो मटेरियल है वो यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। इसी मटेरियल को, इसी चैनल को कहा जाता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे आपका पढ़ा होगा ना आपने 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, या फिर आपका ग्रेड चैनल, ठीक है। तो इस तरीके के जो चैनल होते हैं वो चैनल क्या होता है, या जल संधि जैसे पाक स्ट्रेट है, वो क्या होते हैं, ये आपके दो भूमि खंडों को या फिर दो समुद्रों को आपस में जोड़ने वाले छोटे संकरे मार्ग होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, तो इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। इसको चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये आपका चित्र के माध्यम से यहाँ देख लें, ये है, ये देखिए यहाँ पे ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, इनके मध्य छोटा सा यहाँ पे छिद्र बना हुआ है, जिससे क्या होगा, इसका मटेरियल इसके मटेरियल से मिक्स हो सकता है। तो इसी को कहा जाएगा आपका प्लाज्मोडेस्मा या फिर प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सेल के बारे में एक सिंपल इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने कोशिका को समझा है। मैंने प्रयास किया था कि जो आपकी वीडियो है थोड़ी सी अच्छी शॉर्ट बने, लेकिन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लेंदी होगी। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरा एंड तक देखें, और उसके बाद वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दें, ठीक है, ताकि हम लोग आगे भी कार्य ऐसे जारी रख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।